हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इज रशिया विदड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम आईएसएस। तो अभी रशिया ने जैसे यूक्रेन को अनेक्स किया हुआ था, वहाँ पर काफ़ी बम्बार्डमेंट भी हुआ है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है यूक्रेन के लोगों का एंड दोनों तरफ के लोगों का ही। जहाँ पर यूक्रेन भी डटा रहा, उसने भी हार नहीं मानी एंड एट लास्ट रशिया ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। तो अब उसी के अगेंस्ट जब रशिया ने ट्रूप्स को इन्वेड किया था तब और ट्रूप्स को विड्रॉ किया है, तब रशिया के ऊपर काफ़ी सारे वेस्टर्न वर्ल्ड से सैंक्शन लगाया गया था। यूएस ने इनके ऊपर सेक्शन लगा दिया था, जहाँ पर उनकी जो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होती थी, शेयरिंग होती थी टेक्नोलॉजी, वो बंद करने की बात की गई थी, बैन कर दिया गया था। तो इसी के बाद जो रशिया स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस, उन्होंने बोला है कि जो स्टेट कॉरपोरेशन है वो अब जर्मनी को कॉरपोरेट नहीं करेंगे, जहाँ पर वो बात कर रहे थे जॉइंट एक्सपेरिमेंट करने की रशिया के साथ। एंड इसीलिए जो रशिया का सेगमेंट था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थे, तो इसी से वहाँ से रशिया ने बाहर निकलने की बात किया है, जहाँ पर जर्मनी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि रशिया का रोल क्या था इसमें, कि आईएसएस को मेंटेन करा हुआ था उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। जो आईएस था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो बेसिकली 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज़ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही बनाया था। तो देखते हैं कौन कौन सी 5 जो नेशंस है उनके साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। दिस वन नासा of US, Roscosmos of Russia, JAXA of Japan, Canadian Space Agency and यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये 5 स्टेट्स की एजेंसी थी जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था। अब ईस्ट एजेंसी, हर एक एजेंसी का अपना एक रोल होता है और अपना एक शेयर होता है कंट्रीब्यूट करते में, जहाँ पर हम देख रेख करते हैं आईएसएस की, चाहे वो एक्सपेंस की बात हो या एफर्ट की बात हो, क्योंकि एक कंट्री अकेली नहीं कर सकती उसको मेंटेन, तो इसलिए 5 कंट्रीज़ की यहाँ पर हेल्प चाहिए होती है। और जो रशिया था उसका मेन एम यही था कि वहाँ पर कोर्स करेक्शन करती थी, जो ऑर्बिट होता था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, तो उसको ये मैनेज करती थी। ये इंश्योर करती थी कि जो स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। जो स्पेस डेब्रिज हो जाते हैं, जैसे हम सेटेलाइट्स वहाँ भेजते हैं, उसके बाद जब वो वेस्ट हो जाती हैं, टाइम पीरियड उनका लैप्स हो जाता है, तो उनके बाद वो वेस्ट जंक स्पेस में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जो रशिया है कोशिश करती है कि ऑर्बिट इफ़ेक्ट ना हो जंक की वजह से, स्पेस डेब्रिस की वजह से, क्योंकि ये हर साल एक तरह से 11 टाइम्स अ ईयर एक तरह से इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉट्स को भी लेकर जाती है आईएसएस अर्थ से एंड वापस उनको धरती पर भी लेकर आती है। तो ये काम रशिया का रहता है। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट है रशिया का विड्रॉल का। अब रशिया ने विड्रॉ तो कर दिया, अब इसका कुछ मेजर इम्पैक्ट भी तो होगा, जहाँ पर 5 कंट्रीज़ जो मेजर कंट्रीज़ है उन्होंने आईएसएस को बनाया है, तो अब इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वेट होता है और इतनी सारी ड्रैगिंग के बाद जो आईएसएस है वो अब सिंक हो जाएगा अपने ऑर्बिट से, जो कि अब 250 माइल्स रहेगा सिर्फ अर्थ के अबव, क्योंकि अब रशिया उसको मैनेज नहीं कर रहा, तो अब कोई भी उसको मैनेज नहीं कर रहा। तो इसलिए ज़रूरत है हमें उसको वापस अपने ऑर्बिट में पुश करने की के लिए, और उसके लिए रशिया की ही हेल्प चाहिए होगी। अब रशिया ने विड्रॉ कर दिया, तो इसकी वजह से ये ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी एंड कोशिश ये भी हो सकती है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है वो किसी कंट्री पर क्रैश भी कर सकता है, एंड ऑब्वियसली ये रशिया के ऊपर नहीं क्रैश करेगा। तो इसलिए कि ये कोशिश तो ये की जाएगी कि रशिया की टेरिटरी पे ना जाए, बट दूसरी किसी टेरिटरी पे जा सकती है, तो रशिया का विड्रॉ करने का ये इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। अब ये जो ड्रॉप हो रहा है आईएसएस एक तरह से ग्रेटर रिस्क प्रोवाइड कर रहा है रीजन्स को जो इक्वेटर के बहुत पास रहती है, क्योंकि ये तरह से एक इकलौती पॉसिबिलिटी है जो या तो मूव हो सकते हैं या फिर आप उसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो लोग रह रहे हैं आईएसएस में उनको वापस बुलाया जाएगा, मॉड्यूल्स डीअटैच किए जाएंगे एंड बाद में डिसइंटीग्रेट भी किया जाएगा कि अर्थ से पहुंचने से पहले। तो एक तरह से जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो बात किया जा रहा है कि वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो इतना मेजर इशू यहाँ पर होगा रशिया के विड्रॉल से। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं। एक तरह से कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है एंड हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जहाँ पर ह्यूमंस को हम स्पेस में भेज रहे थे। यहाँ पे जो हाई फ्लाइंग सैटेलाइट्स हैं वो एक तरह से लेबोरेटरी में काम करती हैं, जहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल हो, इन्वायरमेंटल हो या फिर जियोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड हो। एंड अभी तक जो परमानेंटली आउटपोस्ट आउटर स्टेशन में, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सिर्फ एक तरह से कम्युनिकेशन का भी काम होता है बिटवीन स्पेस। सपोज दिस इज आईएसएस, ऊपर है स्पेस, क्योंकि स्पेस में ही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और नीचे है अर्थ। एक तरह से अर्थ के
जो इंसान है उनको आईएसएस में लेकर जाया जाता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर स्टडी करते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन बैक टू अर्थ भेजते हैं। अब ये स्टेशन ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो कम्युनिकेशन है स्पेस से वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। तो अभी जो स्पेस स्टेशन है वो एवरेज ऑल्टीट्यूड 400 किलोमीटर्स रहता है अर्थ से ऊपर, लेकिन अभी हमने देखा था वो 250 पर आ गया है। एंड ये ग्लोब को सर्कल करता है हर 90 मिनट्स के बाद, और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 20,000 किलोमीटर पर आवर। एंड एक दिन में जो स्पेस है वो ट्रैवल करता है ऐसा डिस्टेंस जो आपको रोज़ अर्थ से मून और मून से अर्थ वापस एक दिन में लाया जा सकता है। और जो स्पेस स्टेशन है ये ब्राइलेंट जो प्लैनेट है विनस, जिसको सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, वो एक तरह से ब्राइट मूविंग स्टार की तरह, लाइट मूविंग स्टार लाइट की तरह स्काई में दिखता है रात को। ऐसा लगता है कि कोई लाइट को रोटेट कर रहा है, तो वो भी हमें स्पेस स्टेशन से ही पता चला था। एंड ये अर्थ से भी दिख जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप। अगर आप रात को ऑब्जर्व करते हो, जिनको पता है कहाँ पर किस डायरेक्शन में देखना है, तो अगर वो वीनस को लोकेट कर सकते हैं, जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत प्लानिटरी ऑब्जर्वेशंस की। जो ये 5 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 15 कंट्रीज़ का। तो बेसिकली किस कोस्टिंग पे बना था, ये बना था $100 बिलियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड अभी तक ये कंटिन्यू कर रहा है। एंड आईएसएस ये स्पेस में लाया गया पीस बाय पीस, एंड ग्रेजुअली इसको ऑर्बिट के में लाया गया। तो मतलब बहुत मेहनत से हमने आईएसएस को बनाया था, और अभी एक श्रिंक होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, जिसकी वजह से ये बहुत नुकसान वाली बात है। इसके अंदर मॉड्यूल्स भी थे जो नोड्स हैं, कनेक्ट करते हैं लिविंग क्वार्टर्स को, लेबॉर्टरीज को, एक्सटर्नल ट्रूसेस को जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सोलर पैनल्स प्रोवाइड डाले हुए हैं जो कि पावर का काम करते हैं। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल था वो 1998 में लॉन्च हुआ था, वो रशिया का ज़ारिया मॉड्यूल ही था। जो फर्स्ट स्टेशन क्रू था स्पेस में भेजा गया वो 3 पर्सन की टीम थी। ये स्पेस के जो स्टेट पीसेस है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो ट्रैजिक कोलंबिया शटल डिजास्टर हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो क्रू साइज़ है वो ड्रॉप हो गए थे, 2 पर्सनस टीम में रह गए थे। और जो स्पेस स्टेशन है वो 6 पर्सन का इनका क्रू गया था 2009 में एज न्यू मॉड्यूल बाद में, जहाँ पर लेबॉर्टरीज फैसिलिटीज़ को सब ऑनलाइन कर दिया गया था। और अभी जो करंट प्लान है वो यही है कि वो अभी 2020 तक ऑपरेट करेगा, एंड बट नासा ने इसको 2024 तक एक्सटेंशन की बात किया था कि हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको 2024 तक एक्सटेंड किया जाए, अनटिल अनलेस हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। अब देखते हैं कि अब रशिया जा रहा है तो क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है। तो बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, बट 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो स्पेसएक्स ड्रैगन मॉड्यूल है एंड जो बोइंग स्टार लिंक है वो आईएसएस को डॉक कर सकते हैं। जब तक स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सामने नहीं आता तब तक जो हमारा आईएसएस को स्पेस में रखने का तरीका है, ऑर्बिट में रहने का तरीका है, वो सिर्फ रशिया ही मैनेज कर सकता है। रशिया के स्पेसक्राफ्ट ही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रास्ता है जहाँ से वो आईएसएस तक पहुँच सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि रशिया के ना होने की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर हमें रशिया की। तो अगर एक कंट्री साथ छोड़ दे तो पूरा जो सिस्टम है वो सारा श्रिंक हो जाता है, वो सारा ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू गाइडलाइंस ऑन अबॉर्शन केयर बाय WHO। तो WHO है, उन्होंने नई गाइडलाइंस लॉन्च की है कि कैसे अब अबॉर्शन होना चाहिए, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको यूज़ करने चाहिए अगर आपको अबॉर्शन कराना है। तो देखते हैं क्या गाइडलाइंस है। यहाँ पर बोला गया है कि जो अगर आप WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो जो हमारी कंट्री में 25 मिलियन जो अनसेफ अबॉर्शन हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। एकदम ऑल टुगेदर तो ख़त्म नहीं होगा, बट हाँ कुछ प्रिवेंशन हम ला सकते हैं। इसमें क्या क्या गया है कि जो नई गाइडलाइंस होंगी वो रिकमेंडेशंस इंक्लूड करेंगी काफ़ी सिंपल इंटरवेंशंस की। प्राइमरी केयर लेवल की बात होगी, जो क्वालिटी ऑफ अबॉर्शन को ध्यान में रख कर किया जाएगा, क्योंकि अनसेफ अबॉर्शन, अनसेफ प्रैक्टिस से जो अबॉर्शन है बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है वुमेन की हेल्थ पर। तो इसलिए जो वुमेन है, गर्ल्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी अब नए रिकमेंडेशंस लाई गई हैं। ये बात करेंगे कि कैसे जो इंटरेस्टेड कंट्रीज़ है वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ को। जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, अबॉर्शन सर्विसेज में है, जहाँ पर आप वुमेन की हाईएस्ट केयर दे रहे हो। तो एक तरह से यहाँ पर डाटा गिवन है कि क्या रेट है, कितनी ज़्यादा अबॉर्शन हमारी कंट्री में हो रही है, एंड पूरे वर्ल्ड में क्या स्टेटस है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो 13,865 एंड 38,940 जो लाइव्स हैं वो लॉस्ट होती हैं जहाँ पर फेलियर हो जाता है अबॉर्शन करते वक्त। तो इसी वजह से वुमेन की और जो गर्ल्स की है वो डेथ हो जाती है।
और जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, वहाँ पर 97% अनसेफ ही होते हैं। और जो प्रोपोर्शन है अबॉर्शंस का वो अनसेफ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हायर है, जहाँ पर हाईली रिस्ट्रिक्टिव अबॉर्शन लॉज भी हैं। लेस कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें, जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव लॉज होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनसेफ प्रैक्टिसेस भी होती हैं, रादर देन जिस कंट्री में सबसे कम रिस्ट्रिक्टेड लॉज हैं। तो यहाँ पर डाटा गिवन है कि अगर हम बात करें तो 53.8% अनसेफ अबॉर्शन सिर्फ एशिया में ही होते हैं, एंड मेजोरिटी साउथ एंड सेंट्रल एशिया में होते हैं। 24% अफ्रीका में होते हैं, मेनली उनके जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका में। 19% लैटिन एंड कैरिबियन एशिया में। जो अबॉर्शन रेट्स हैं वो हाईएस्ट है लो इनकम कंट्रीज़ में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। यहाँ पर अभी 12% इंक्रीज़ हुआ है अबॉर्शन में कंट्रीज़ में, जहाँ पर प्रोसीजर्स रहता है कि कैसे हमें करना है, लेकिन ये कुछ डिक्लाइन हुआ है जहाँ पर ब्रॉडली लीगल है। जहाँ पर लीगल है तो वहाँ पर अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस कम होना दिखने को मिला है। न्यू गाइडलाइंस देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग। टास्क शेयरिंग, यहाँ पर बताया गया है कि एक टास्क शेयरिंग किया जाएगा, जहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स होंगे उनको काम दिया जाएगा कि मेडिकल अबॉर्शन पिल्स दिया जाए, जहाँ पर जो वुमेन है वो सेफली अबॉर्ट कर सके, सर्विसेज का फ़ायदा उठा सके, एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको मिले अपनी हेल्थ के बारे में भी। टेलीमेडिसिन, यहाँ पर बताया जाता है कि आप टेलीमेडिसिन की यूज़ से जो सक्सेस है, आप सक्सेसफुल अबॉर्शन टेक्निक्स को एक्सेस कर सकते हो, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को एक्सेस करते हो, जबकि कोविड पेंडेमिक में जो भी सिचुएशन हुई थी उसको देखते हुए। अब देखते हैं कुछ पॉलिटिकल बैरियर्स की बात कर रहे हैं जिसको हमें हटाना है, जहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेडिकली अननेसेसरी पॉलिटिकल बैरियर्स जो होते हैं सेफ अबॉर्शन के लिए, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन, कि अबॉर्शन कराना बहुत गलत बात है, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो एक तरह से अगर ये क्रिमिनल मेंटालिटी हट जाए तो जो कंट्री है वहाँ पर भी सेफ अबॉर्शन चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कई बार मैंडेटरी वेटिंग पीरियड भी होता है कि जब तक आपको रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी हॉस्पिटल से तब तक आप नहीं कर सकते। किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है तो उसके ऑथराइजेशन की ज़रूरत है अबॉर्शन के लिए, या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं हेल्थ वर्कर्स पे जो अबॉर्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो बैरियर्स होते हैं क्रिटिकल रहते हैं, इन डिले रहते हैं इन एक्सेसिव ट्रीटमेंट, एंड कैसे वुमेन को, गर्ल को ग्रेटर रिस्क में डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की भी बात रहती है। तो इसलिए अगर रिस्ट्रिक्ट करें अबॉर्शंस को, इसका मतलब ये नहीं कि रिड्यूस हो रहे हैं अबॉर्शंस, बट इसका मतलब ये कि जो वुमेन है उनको अनसेफ प्रैक्टिसेस में हम ना लेकर जाएं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक क्रूशल रोल हम प्ले करें, जहाँ पर वुमेन की हेल्थ आउटकम्स पर हम मेजर ध्यान दें। एंड हमारा जो मेन एम है यही है कि फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी कम्प्रहेंसिव अबॉर्शन केयर रहे। तो इसके लिए 3 कॉर्नर्स टू 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि कैसे जो रिस्पेक्ट है ह्यूमन राइट्स की, जैसे चाहे वो सपोर्टिव फीडबैक हो, लॉ एंड पॉलिसी को लेकर, अवेलेबिलिटी रहे, एक्सेसिबिलिटी रहे इन्फॉर्मेशन को लेकर, सपोर्टिव, यूनिवर्सली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, वेल फंक्शनिंग हेल्थ केयर सिस्टम रहे। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। कुछ स्टेप्स देखते हैं गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन से स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए हैं जहाँ पर हम सेफ अबॉर्शंस की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कॉम्प्रहेंसिव अबॉर्शन केयर CH सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वुमेन में अंडर RMNCH+A, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम। एंड ये जो प्रोग्राम है ये आता है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अंदर क्या होता है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, मेडिकल ऑफिसर्स की सेफ अबॉर्शन टेक्निक्स होते हैं, एंड मिडवाइफ्स जो होती हैं, एक्रीडेटेड आशा वर्कर जो होती हैं, वो एक तरह से कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसे कैसे सेफ अबॉर्शन कर सकते हो, जिससे आप अबॉर्शन के बाद की जो वुमेन की केयर है वो भी अच्छे से हो सके। कई बार ऐसा होता है अबॉर्शन हो जाता है लेकिन उसके बाद वुमेन को प्रॉपर केयर नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी जो हेल्थ है वो रिस्क में आ जाती है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हम पोस्ट अबॉर्शन केयर की भी बात करें। अब देखते हैं जो सर्टिफिकेशन है प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, सेक्टर फैसिलिटीज़ को, वो क्वालिटी कॉम्प्रहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। यहाँ पर निश्चय जो प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स हैं वो सब सेंटर्स को दें, जहाँ पर अर्ली डिटेक्शन हो सके प्रेगनेंसी की। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जो बात करते हैं सेफ एंड लीगल अबॉर्शन की, जहाँ पर हम थेरोपैटिक, कॉग्नोमेटिक, ह्यूमैनिटेरियन, सोशल ग्राउंड्स पर कोशिश करते हैं कि सभी को कॉम्प्रहेंसिव कवर किया जाए और सबको इक्वालिटी हम केयर प्रोवाइड करें। तो ये एक डायग्राम है, आप एग्जैक्टली इसको याद कर सकते हो एंड मेंस में बना सकते हो, क्योंकि मेंस में डायग्राम से आप जितना ज़्यादा शो करोगे तो उतना ही आंसर आपका प्रेजेंटेबल बनेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गो विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड एक बार इसको देख लो। यहाँ पर हम इनेबलिंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए, वुमेन के लिए, लॉ एंड पॉलिसी सपोर्टिव होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटीज़ होनी चाहिए एंड इन्फॉर्मेशन को लेकर, एंड सपोर्टिव हेल्थ केयर सिस्टम भी यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर है प्री अबॉर्शन, अबॉर्शन एंड पोस्ट अबॉर्शन। तो 3 स्टेजेस हैं प्री,
अबॉर्शन एंड देन पोस्ट। तो तीनों ही स्टेजेस में हमें ज़रूरत है वुमेन की हेल्थ एकदम से सही रहे, उसकी हेल्थ पर कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट इज़ अबाउट ड्राफ्ट नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2022। एक तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर ये ड्राफ्ट पेपर निकाला है पब्लिक में। तो देखते हैं क्या इसके फीचर्स हैं एंड कैसे ये काम करेगा। जो मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2022 है, इसमें मेन बात कर रहे हैं कि कैसे हमें रेगुलेटरी प्रोसीजर्स लेकर आने हैं। मल्टीप्लिसिटी जो एजेंसीज़ हैं, जो इतनी सारी एजेंसीज काम करती हैं, हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हो सके। इसके साथ साथ जो हार्मोनाइजेशन रहती है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, कि हम जो काम कर रहे हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मिल के काम करें, ताकि हमारा जो सेफ्टी है डिवाइसेस की वो इंश्योर हो सके। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, ताकि हम फिजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ काम करें। अगर हम डेवलपमेंट बात कर रहे हैं फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की, हम जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में ही बने, हमारे इंडिया में ही बने, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों हम इंपोर्ट करें जब हमारे पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, इतनी ज़्यादा मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है कि हम खुद उसको बना सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो इसी तरह से बने जहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो हमारे हेल्प करें, और हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पर इंडिया का नाम हो, इंडिया का ब्रांड हो पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम फिजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स होंगे जहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी। कैसी फैसिलिटीज़ होंगी? जैसे टेस्टिंग सेंटर्स होंगे, और वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंसिव नहीं होंगे, और आपकी जो इंट्रैक्शन है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्स को लेकर वो भी इन्हांस हो जाएंगी। और इसीलिए R&D को फैसिलिटेट किया जाएगा, इनोवेशन लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर हमारा कोलैबोरेशन में इन्हांसमेंट दिया जाएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप्स रहेंगी, जॉइंट वेंचर्स रहेंगे, जो भी हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि हमारा जो गैप है एकेडमिक करिकुलम में इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स है वो फिल हो सके। क्योंकि हमारी जो एकेडमिक करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग बेस्ड है। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर बात कर रही है। तो इसलिए हमें ऐसी स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो, कि उसकी जो एजुकेशन ख़त्म हुई यानी उसके बाद वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो, स्किल्ड हो फॉर द न्यू जॉब। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास गैप आ रहा है इंडिया में, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब। लैक ऑफ स्किल है उनमें, लैक ऑफ नॉलेज है, जिस वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो हमारी मेन कोशिश यही रहती है कि जो एम्प्लॉयमेंट हम उसको कंट्रोल कर सकें। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका मेन एम यही है कि हम एक तरह से रेलेवेंट करिकुलम लेकर आएँ हायर एजुकेशन लेवल पर, वेरियस जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनको स्किलिंग प्रोवाइड करें, और जो फ्यूचर रेडी HR है जहाँ पर हम रिक्वायर्ड स्किल सेट है इनोवेशन वैल्यू चेन में वो भी उनको रिक्वायर करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अवेयरनेस लेकर आनी होगी, ब्रांड पोजीशनिंग करनी होगी, और इंडिया को पोजीशन करना होगा एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। कि इंडिया को हम, अभी चाइना को हम मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जानते हैं, तो इंडिया को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, जहाँ पर हमें पता हो कि अगर हमें कुछ मैन्युफैक्चर कराना है तो कोई भी कंट्री सिर्फ इंडिया का ही नाम ले। तो इसलिए जो हमारा मेडिकल डिवाइसेज है वो पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव का पार्ट रहेंगे। तो ये हमारा मेजर फोकस है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं पॉलिसी के। जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एंड वो सेल्फ सस्टेनिंग और इनोवेटिव भी होनी चाहिए। एंड ये जो पॉलिसी है इसका मेन एम बाय 2047 तक का टारगेट है, जिसके साथ कुछ इंस्टीट्यूट्स भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड इसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर होम होगा, ओरिजिनेटर होगा 25 हैंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ का, मिड टेक्नोलॉजी का, एंड जो मिड टेक्नोलॉजी है दैट इज़ मेडिकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। यहाँ पर टाइम दिया गया है, डाटा गिवन है कि ये 10 से 12% ग्लोबल मार्केट शेयर को कंट्रीब्यूट करती है, एंड इट इज़ अराउंड 100 से 300 बिलियन $US का इसका साइज़ है। तो देख सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस अब इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी ही, हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा डिसीज़ भी बढ़ रहे हैं, हर एक टाइम में रोज़ रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ्यूचर है बेसिकली। तो अगर आपको अपना फ्यूचर भी देखना है, सो यू कैन जस्ट लुक इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्राइट फील्ड फॉर योर करियर। बट उसके लिए यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट, यू हैव टू वेरी मच कम्युनिकेटिव, यू मच हैव टू बी नॉलेज, रिक्वायर्ड स्किल, ताकि आप कॉम्पीट कर सको। तो ये हमारा मेडिकल पॉलिसी का बिल है जो भी ड्राफ्ट में है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड आप हमें info@officerbta.com पर भी मेल कर सकते हैं। सो दैट वाज इट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।